नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा आपका आर्यन कोचिंग क्लासेस खंडेला में हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान की नदियों के अंदर उन नदियों की बात करेंगे जो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। आंतरिक प्रवाह का मतलब होता है ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम किसी स्थलीय भाग से होता है और स्थलीय भाग में ही आकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। उन नदियों को अपन आंतरिक प्रवाह की नदियों के नाम से जानते हैं। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है, इनको याद करने के लिए एक सूत्र है जिसे अपन कह सकते हैं कांसा में रूपा का रूप। ये जो सूत्र है, इससे राजस्थान की लगभग सभी जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं उनके बारे में अपने को जानकारी प्राप्त होती है। देखो, इसमें का से हो जाता है काकली नदी, घ से हो जाता है घग्गर नदी, सा से हो जाता है साबी नदी, में से मेंथा, रूपा से रूपारेल, का से काकने और रूप से रूपन्न। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, जिसका नाम है घग्गर नदी। जिसका नाम क्या है? घग्गर नदी। तो घग्गर नदी जो है, बात की जाए घग्गर नदी की, तो इस नदी का उद्गम, सबसे पहले इसका उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में इस नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। यहाँ से निकलने के बाद में यह नदी जाती है हरियाणा में, हरियाणा के बाद में जाती है पंजाब में, और पंजाब के बाद में जाती है अपने राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर इस नदी का प्रवेश होता है हनुमानगढ़ जिले से, और हनुमानगढ़ जिले की जिस तहसील से ये राजस्थान में प्रवेश करती है उस तहसील का नाम है टिब्बी तहसील। और इस तहसील का एक गांव है जिसका नाम है तलवाड़ा गांव। कौन सा गांव? तलवाड़ा गांव। तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में ये नदी हनुमानगढ़ जिले के अंदर ही, ये इस नदी के किनारे 3 प्रमुख जो राजस्थान के पुरातात्विक स्थल हैं, जिनके अंदर राजस्थान का कालीबंगा, इसके अलावा पीलीबंगा व रंग महल, ये तीनों जो सभ्यताएं हैं इसी नदी के किनारे स्थित है और हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके अलावा इस नदी के किनारे ही हनुमानगढ़ दुर्ग भी स्थित है। इस नदी के द्वारा हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करते ही, जिस स्थान से प्रवेश करते हैं, जिस गांव से प्रवेश करती है, गांव कौन सा है? तलवाड़ा गांव। तो तलवाड़ा गांव में ही इस नदी द्वारा राजस्थान की सबसे नीची झील का निर्माण किया जाता है, और उस झील का नाम भी क्या है? तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील। इसके बाद में देखो, सामान्य तौर पर बात की जाए तो ये नदी जो है हनुमानगढ़ तक ही प्रवाहित होती है, लेकिन इसमें जब अच्छी वर्षा होती है तो ये गंगानगर जिले में भी प्रवेश कर जाती है। अब देखो, गंगानगर जिला चूरू और बीकानेर की जिस तरह ऐसा जिला है जिसमें स्वतंत्र रूप से कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। जब घग्गर नदी में अच्छी वर्षा होती है तो केवल ये घग्गर नदी ही गंगानगर में जाती है, इसके अलावा और कोई सी नदी जो है गंगानगर में प्रवाहित नहीं होती है। तो घग्गर नदी गंगानगर में पहुंच जाती है, और गंगानगर में इसके किनारे गंगानगर के 2 प्रमुख शहर सूरतगढ़ व अनूपगढ़ स्थित है। जब इस नदी के अंदर बाढ़ की स्थिति आ जाती है तो ये नदी चली जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास नामक स्थान तक पहुंच जाती है। अब देखो, इस नदी के किनारे इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो इसका प्रवाह क्षेत्र जो है पंजाब के अंदर तो कहलाता है चौतांग। पंजाब के अंदर इसको चौतांग के नाम से जानते हैं प्रवाह क्षेत्र को। राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र पाट या नाली कहलाता है, जबकि पाकिस्तान में इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। ये नदी जब इस पे अच्छी वर्षा होती है या बाढ़ की स्थिति होती है तो इस नदी द्वारा
हनुमानगढ़ जिले के अंदर तबाही मचाई जाती है। कैसे? क्योंकि इस नदी का पाथ जो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन से ऊपर है, इसलिए इसमें अधिक पानी आने पर हनुमानगढ़ जंक्शन पर अक्सर क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। घग्गर नदी जो है इसको कई नामों से जाना जाता है। इसके उपनाम की बात की जाए तो इसे सरस्वती, दरसदती, मर्त नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, शोतर नदी और राजस्थान का शोक, इन नामों से इस नदी को जाना जाता है। इसके बाद में देखो, ये पहली आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी होगी और इस नदी की लंबाई जो है, इसकी लंबाई है कुल 465 किलोमीटर और इसमें से केवल मात्र राजस्थान में इसका प्रवाह जो है वो है 98 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी बहती है? 98 किलोमीटर राजस्थान में प्रवाहित होती है। इसके बाद में देखो, ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, लेकिन दूसरी अपन नदी पढ़ेंगे जिसका नाम है कातली नदी। दूसरी अपनी नदी है कातली नदी, और कातली नदी जो है ये राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कातली नदी की लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर है। कातली नदी की लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। अब बात करो, देखो ये जो नदी है यहाँ पर, ये कातली नदी है। इस नदी का उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियाँ, और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ पर पड़ती है? सीकर जिले के अंदर। तो खंडेला की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होता है। ये नदी उद्गम होने के बाद में झुंझुनू जिले में जाती है, और झुंझुनू को 2 बराबर भागों में बांटने के बाद में झुंझुनू और चूरू की सीमा के सहारे जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे जो है, कातली नदी के किनारे सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के अंदर एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता जो है इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी के नाम से जाना जाता है। बात की जाए इस नदी के प्रवाह क्षेत्र की, तो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है ये तोरावाटी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखो, ये आपकी कातली नदी हो गई। इसके बाद में अगली नदी है आपकी साबी नदी। साबी नदी देखो, ये साबी नदी है और इस नदी का उद्गम जो है जयपुर जिले से होता है। और जयपुर जिले में जो पहाड़ियां हैं, जिन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, उन पहाड़ियों का नाम क्या है? सेवर की पहाड़ी। पहाड़ियों का नाम क्या है? सेवर की पहाड़ी। तो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी जाती है अलवर जिले में। और साबी नदी जो है ये अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। अलवर की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपकी? साबी नदी, अलवर की सबसे लंबी नदी। इसके बाद में देखो, ये अलवर में जाने के बाद में चली जाती है हरियाणा में, और हरियाणा में जाकर हरियाणा जिले की पटौदी नामक स्थान पर एक झील है जिसका नाम है नजफगढ़ झील। तो इस नजफगढ़ झील में जाकर ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। बात की जाए साबी नदी के आगे, तो इस नदी के किनारे जयपुर जिले के अंदर एक पुरातात्विक स्थल है जिसका नाम क्या है? जोधपुरा पुरातात्विक स्थल, जो जयपुर जिले की कोटपूतली तहसील में स्थित है। इसके अलावा देखो, इस नदी द्वारा जो है अलवर जिले के अंदर तबाही मचाई जाती है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न की जाती है। इसीलिए इसको अलवर की विनाश लीला या रेवाड़ी, जो हरियाणा का जिला है, उस जिले के अंदर जो है इसके द्वारा विनाश या तबाही मचाई जाती है, तो इसलिए इसको रेवाड़ी की विनाश लीला भी कहा जाता है। इसके बाद में अगली आपकी नदी है मेंथा नदी। तो मेंथा जो नदी है
इस नदी का उद्गम भी जयपुर जिले से होता है और जयपुर जिले में जिन पहाड़ियों से होता है, जिस गांव की पहाड़ियों से होता है वो गांव कौन सा है? मनोहरपुरा की पहाड़ी। मनोहरपुरा की पहाड़ी जयपुर से निकलने के बाद में ये जाती है नागौर जिले में और नागौर जिले में इस नदी के किनारे जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र लूणवा स्थित है। यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील में आकर अपना जल डाल देती है। अब सांबर झील की बात की जाए तो ये झील जो है राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इस झील द्वारा भारत के कुल नमक का 8.7% नमक उत्पादित किया जाता है। लेकिन इस झील के अंदर सर्वाधिक नमक जो बहाकर लाने वाली नदी है वो आपकी कौन सी नदी है? मेंथा नदी। इसके बाद में देखो, मेंथा नदी के बाद में अगली आपकी नदी है रूपारेल। रूपारेल नदी जो है, इस नदी का उद्गम होता है रूपारेल का उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से निकलने के बाद में ये भरतपुर में जाती है और भरतपुर के मोती सागर झील में जाकर अपना जल डाल देती है। इस नदी को भरतपुर जिले के अंदर लसावरी अथवा वराह के नाम से जाना जाता है और भरतपुर जिले के अंदर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसको सीकरी बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? सीकरी बांध के नाम से जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे जो है भरतपुर जिले के अंदर ही एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है नौहै सभ्यता। तो नौहै सभ्यता जो है, नौहै पुरातात्विक स्थल जो है वो आपका रूपारेल नदी के किनारे स्थित है। ये आपकी रूपारेल नदी है। उसके बाद में देखो, रूपारेल के बाद में अगली आपकी जो नदी है वो है काकने नदी। अगली नदी कौन सी है? काकने, जिसको मसूरदी के नाम से भी जाना जाता है। काकने या मसूरदी नदी जो है ये आपकी जैसलमेर में प्रवाहित होती है, जैसलमेर जिले में प्रवाहित होती है। और इसकी विशेषता क्या है? ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है जिसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। इस नदी के उद्गम की बात की जाए तो इस नदी का उद्गम होता है कोठारी गांव से। और कोठारी गांव कहाँ का? जैसलमेर का कोठारी गांव से ये निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये रूपावास गांव में जाती है और यहाँ पर इसके द्वारा एक झील बनाई जाती है जिसका नाम क्या है? भुज झील। कौन से गांव में? रूपावास गांव में। इसके बाद में ये नदी जाती है मीठे की खाड़ी के अंदर। मीठे की खाड़ी जो है ये खाड़ी क्षेत्र आपका जैसलमेर में स्थित है और इस क्षेत्र में जाकर ये नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। ये आपकी हो गई काकने या मसूरदी। उसके बाद में अंतिम जो आंतरिक प्रवाह की नदी है वो कौन सी है? रूपनगढ़ नदी। तो रूपनगढ़ जो नदी है, इस नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो इस नदी का उद्गम आपका अजमेर जिले से होता है और अजमेर जिले के अंदर जिस स्थान से होता है उस स्थान का नाम है किशनगढ़ की पहाड़ी। निकलती कहाँ से? ये किशनगढ़ की पहाड़ी अजमेर से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी भी जो है अपना जल ले जाकर डाल देती है सांबर झील के अंदर। इसके अलावा देखो, दो ऐसी नदियां अपने पड़ी है जो सांबर झील में जल डालती है। एक तो आपकी रूपनगढ़ नदी और एक आपकी मेंथा। इसके अलावा दो ऐसी नदियां हैं जो अपना जल सांबर झील में डालती है, उनका नाम क्या है? तो एक तो है खारी और एक खंडेल। इन चारों नदियों द्वारा जो है जल कहाँ पर डाला जाता है? आपका सांबर झील में डाला जाता है। बात की जाए रूपनगढ़ की आगे तो इस नदी के किनारे सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर इस नदी के किनारे सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में एक राजस्थान का संप्रदाय है जिसका नाम है निम्बार्क संप्रदाय। तो इस निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है ये इसी नदी के किनारे स्थित है, रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। और कहाँ पर है? सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर के अंदर। कौन से संप्रदाय की? निम्बार्क संप्रदाय की। तो ये आपकी जो है राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी